हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद सहारनपुर से आपके लिए मैंने यहाँ पर प्रश्नों की एक श्रृंखला को शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपके सामने परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करूंगा और जिनका विषय है भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास एवं विकास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और समसामयिक भारत एवं शिक्षा विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आएंगे। प्रत्येक श्रृंखला में मैं आपके सामने 25-25 प्रश्न रखूंगा और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करूंगा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए और साथ साथ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन आपको जो पसंद आएगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ को, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं। क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित थी। तो विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 से संबंधित थी। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्या उद्देश्य था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि प्राथमिक विद्यालयों में नवीनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना, जैसे कक्षा शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, प्राथमिक विज्ञान किट, संगीत वाद्य यंत्र जैसे मंजीरा, तबला, बांसुरी, ढोलक आदि की व्यवस्था करना, श्यामपट्ट, फर्नीचर, पेयजल की व्यवस्था और साथ साथ छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था करना। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि न्यूनतम सुविधाएं, मिनिमम जो फैसिलिटीज हैं वो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। उन पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का फोकस रहा और इसी उद्देश्य को लेकर के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की परियोजना को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को कब लागू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कि सन 1987-88 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 4 कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में किस सन में आवश्यक संशोधन किए गए। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानना कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसकी कार्य योजना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसको 1992 में लाया गया और उसके अंतर्गत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना में आवश्यक संशोधन किए गए। अगला प्रश्न देखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्योंकि उसको सफल बनाना था तो उसको सफल बनाने के लिए कौन कौन सामग्रियां लाई जाती या विद्यालयों में रखी जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सफल बनाया जा सके। तो उसके लिए 2 प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गई, मुद्रित सामग्री और अमुद्रित सामग्री, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल और दूसरा नॉन प्रिंटेड मटेरियल। तो यहाँ पे 2 प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था विद्यालयों में करने पर बल दिया गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 7, इसमें क्या पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको शॉर्ट में ओबीबी कहा जाता है। कई बार प्रश्न में इसकी फुल फॉर्म भी मालूम कर ली जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसमें क्या पूछा गया प्रश्न में कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुद्रित सामग्री में कौन कौन सी सामग्री को सम्मिलित किया गया। तो इसमें जो सामग्री सम्मिलित की गई वो थी शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, यानी कि उस शिक्षकों के लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनकी ट्रेनिंग के लिए तैयार किए जाते हैं वो यहाँ पे व्यवस्था की गई। उसकी दूसरी व्यवस्था की गई कि जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज खंड फर्स्ट या पहला खंड और दूसरा क्रियाशील या जो क्रियात्मकता संबंधित कार्यक्रम होते हैं उनको यहाँ पे पैकेज के रूप में शामिल किया गया, जिसको कहा गया क्रियाशील पैकेज खंड 2। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, जिसमें पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अमुद्रित सामग्री में कौन कौन सी सामग्री को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर आप भी अपने विद्यालयों में इस प्रकार की सामग्री की व्यवस्था कर सकते हैं। बच्चों के अंदर ज़्यादा कुशलता उत्पन्न करने के लिए, बच्चों को ज़्यादा क्रियाशील बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए, उनकी रुचि खेलकूद में लगाने के लिए
जरूरी है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बालकों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि पहेलियां बच्चों के लिए लाई जाएं, नई नई पहेलियां बनाई जाएं और बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पहेलियों को बच्चों से सोल्व कराया जाए। बच्चों को खेलने कूदने के अवसर दिए जाएं। दूसरा है खेल कूदने के लिए। तीसरा है कूदने के लिए रस्सी, यानी कि छात्रों के लिए, बच्चों के लिए कूदने की रस्सी की व्यवस्था हो, टेनिस की गेंदें भी हो, हवा भरने वाला पंप भी हो, संगीत वाद्य यंत्र जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि बांसुरी, तबला, ढोलक, सारंगी, मंजीरा, इस प्रकार की सामग्रियां बच्चों के सिखाने के लिए हों। इसके अलावा कुर्सियां, मेजें, श्यामपट्ट, चौक, रोलर बोर्ड, डस्टर, इन सब की व्यवस्था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत अमुद्रित सामग्री के अंतर्गत रखी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसके द्वारा चलाई गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि ये योजना किसी राज्य सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई, बल्कि संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया भारत सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा। तो ये जो भी इसका आपको उत्तर आए, अगर ये प्रश्न आपके सामने आए तो इसका उत्तर भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी उत्तर को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत महिलाओं को शिक्षक पद पर आरक्षित किया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 50% महिलाओं को शिक्षक पद के लिए आरक्षित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किस कार्य योजना के अंतर्गत कब तथा किस स्तर तक बढ़ाया गया। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना 1992 को क्रियान्वित किया गया। तो उस क्रियान्वयन के अंतर्गत इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को 1993-94 में उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया। यानी कि पहले ये योजना केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित थी, बाद में इसको बढ़ा करके उच्च प्राथमिक स्तर तक लाया गया। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं कि एक कार्यक्रम है जिसको नाम दिया जाता है पी मोस्ट कार्यक्रम। इसका पूरा नाम क्या है, ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसका पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। दोबारा सुन लीजिएगा कि कई बार फुल फॉर्म याद नहीं रहती, इसको बार बार दोहराना पड़ता है। तो आप भी जब इसको 4-5 बार दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिएगा, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ कि पी मोस्ट कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था एनसीईआरटी द्वारा सन 1986 में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी और परीक्षार्थी ने कभी पढ़े नहीं होते, देखे नहीं होते, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों के नंबर कट जाते हैं और आप जो हैं परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो पी मोस्ट जैसा कार्यक्रम है ये एनसीईआरटी द्वारा 1986 में चलाया गया। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की तरफ को कि पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य लिखिए या बताइए। तो यहाँ पे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की मूल संस्तुतियों को लागू करना या उनको से अवगत कराना पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं कि पी मोस्ट कार्यक्रम को किस सन में ओबीबी में यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो परियोजना थी उसमें समायोजित किया गया, कोलैबोरेट किया गया। कब किया गया? सन 1990 में इस पी मोस्ट कार्यक्रम को ओबीबी के साथ में समायोजित कर दिया गया। आगे देखिएगा कि पी मोस्ट कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उसकी प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण कितने भागों में किया गया। तो इसकी प्रशिक्षण सामग्री को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है प्राथमिक विद्यालयों के लिए और दूसरा माध्यमिक विद्यालयों के लिए, यानी कि दोनों स्तर के शिक्षा स्तर के शिक्षकों के लिए इस कार्यक्रम को तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं एसओपीटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं सॉफ्ट, मिलाकर कहते हैं सॉफ्ट कह देते हैं इसको। उस कार्यक्रम का नाम बताइएगा। तो इसका पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। दोबारा सुन लीजिएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। तो सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा फुल फॉर्म है। आगे देखिएगा सॉफ्ट कार्यक्रम का प्रारंभ कब से किया गया। तो सॉफ्ट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 1993-94 से। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट कार्यक्रम का प्रारंभ 1993-94 से किया गया।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। में पूछा गया कि सॉफ्ट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि सॉफ्ट कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको MHRD भी कहा जाता है, उसके द्वारा चलाया गया और वर्तमान में इसको शिक्षा मंत्रालय के का नाम दिया गया। इसका नाम अभी कुछ समय पहले परिवर्तित कर दिया गया और नाम दिया गया शिक्षा मंत्रालय। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 21, जिसमें पूछा गया सॉफ्ट कार्यक्रम का निरीक्षण, क्रियान्वयन, संगठन और प्रबंधन किस संस्थान को सौंपा गया। तो इस सॉफ्ट कार्यक्रम का निरीक्षण, क्रियान्वयन, संगठन और प्रबंधन NCERT को सौंपा गया। आगे देखिएगा कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है। जब NCERT का बार बार नाम आ रहा है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि NCERT क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके लिए कि NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको भी आप जब बार बार दोहराएंगे तो यह आपको याद हो जाएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसका नाम है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, NCERT कहाँ स्थित है। तो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना 1961 में हुई थी। आगे अगला प्रश्न है सॉफ्ट कार्यक्रम के उद्देश्य बताइएगा। तो यहां पर सॉफ्ट कार्यक्रम का पहला उद्देश्य आपके सामने कि शिक्षकों में शिक्षक सामग्री का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना है। यानी कि जो शिक्षक हैं उनके लिए जो सामग्री का निर्माण किया जाता है उन सामग्री का सही ढंग से प्रयोग करने की क्षमता उनके अंदर या कार्य कुशलता उनके अंदर विकसित करना, ये पहला सॉफ्ट कार्यक्रम का उद्देश्य था। और दूसरा है कि बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो एजुकेशन है हमारी वर्तमान में वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के होते हुए हम चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया पहुंच सके। बच्चा जो सामान्य जानकारी है चाहे वो हिंदी की हो, गणित की हो, इन सामान्य जानकारी को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों को बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कुशलताएं विकसित की जाएं, कार्य कुशलताएं उनके अंदर लाई जाएं, वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकें जिससे वो विद्यार्थियों को सही ढंग से सिखा सकें। तो ये सॉफ्ट कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे 25 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे शामिल किए गए और मुझे विश्वास है कि जो प्रश्न आपके लिए रखे गए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हो गए और मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप सभी लोग सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं और शीघ्र ही दूसरी श्रृंखला आपके लिए आपके सामने आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।